नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 23 और 24 सितंबर को न्यायिक व्यवस्था में उभरती चुनौतियों विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश दुनिया से जुटे वकीलों को संबोधित भी किया। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले कई कानूनी पहलुओं पर सार्थक चर्चा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के मामलों को समझने में मदद मिलेगी। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में उभरते कानूनी रुझानों, अंतर्राष्ट्रीय मकसदों की चुनौती, लीग टेक्नोलॉजी और पर्यावरण कानून जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, हाईकोर्ट के जजों, वरिष्ठ वकीलों समेत देश भर से कानून के क्षेत्र के दिग्गज हिस्सा लेने के लिए आए थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लॉर्ड चांसलर और यूनाइटेड किंगडम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो आपको बता दें, दिल्ली के इंटरनेशनल वकीलों के इस सम्मेलन में खास वकीलों को निमंत्रण दिया गया। देवस्य आपको बता दें कि देशवासियों ने इस कानूनी भाषा को समझने की कोशिश की। दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और 23 और 24 सितंबर को इस कार्यक्रम में दूर दूर से वकील शामिल होंगे, जिसमें चर्चा की भागीदारी पीएम मोदी के साथ साथ और भी तमाम वकील मौजूद रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को संसद की पुरानी और नई इमारत की तुलना की है। उन्होंने पुरानी इमारत को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि नई संसद, जिसे बहुत जोर शोर से लॉन्च किया गया था, वहीं पीएम मोदी के उद्देश्यों की अच्छी तरह से उन्हें पूरे करने की कोशिश सफल रही है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जा सकता है। ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नई संसद में कार्रवाई शुरू होने के 4 दिन बाद ही संसद के दोनों सदनों और लॉबी तक में मैंने जो देखा उससे संवाद की मौत कह सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर से संविधान मर सकता है तो पीएम मोदी संविधान को दोबारा लिखे बिना उसका हत्या करने के सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 3 अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे और 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 पर वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी लगभग 3 बजे रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महिला आरक्षण बिल पर वाराणसी की महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो आपको बता दें, वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आज शिलान्यास किया जाएगा। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी लगातार हैं, जहां पर आज वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी जाएंगे, जहां पर जो अभी आरक्षण बिल पास किया गया है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि वो पीएम मोदी का खुद का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर कई पहलुओं में ये अहम दौरा माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार अब दौरों पर शुरू हो चुके हैं क्योंकि चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव अब जिस कदर नजदीक आ रहे हैं तो उसको लेकर अब ये कार्यक्रम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे, जिसके बाद पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महिला आरक्षण बिल पर वाराणसी की महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके बाद तमाम बातें की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि वो अब काफी सारे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे परियोजनाएं हैं जहां पर वो उनका शिलान्यास करने भी पहुंचेंगे।
राधा रानी के जन्मोत्सव पर श्रीधाम बरसाना में आस्था, उल्लास और भक्ति की ऐसी त्रिवेणी बही कि मानो संसार का सारा सौंदर्य यहां से सिमट गया हो। पूरा ब्रह्मांचल पर्वत भक्ति समंदर में डूब गया। देर रात जैसे ही बृषभान नंदिनी का जन्म हुआ, मंदिर परिसर राधे राधे से गूंज उठा। लाडली मंदिर बधाई गायन में बाद सुबह 4 बजे वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया। देर रात करीब 2 बजे सेवायत मंदिर में गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बृषभान नंदिनी के मूल शांत किए गए और मूल शांति के लिए 27 कुओं का जल, 27 पेड़ों की पत्ती, 27 तरह के मेवे, 27 फल, तेल से भरा कांसे का छाया पात्र का प्रयोग किया गया, जिसके बाद हवन किया गया। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से बड़ी संख्या में लोग मथुरा पहुंचे। सेक्टर्स और जोन में विभाजित किया गया है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध राधा। इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बरसाना में बीमारी के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बरसाना में राधा जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे श्रद्धालु, जहां पर 2 लोगों की मौत की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी शैलेश पांडे ने भगदड़ होने जैसी घटना से इनकार किया है। बरसाना मंदिर परिसर में नहीं हुई कोई घटना, एसएसपी का यह बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन 2 लोगों की मौत की बड़ी खबर सीधे सामने आ रही है। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर बरसाना में बीमारी के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बरसाना में राधा जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे श्रद्धालु, जिसके बाद 2 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। एसएसपी शैलेश पांडे ने इस भगदड़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन हालांकि ये मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है बीमारी के चलते। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसाने में राधा जन्माष्टमी मनाने पहुंचे श्रद्धालुओं में से 2 श्रद्धालुओं की मौत की बड़ी खबर सामने आई है, जिसको एसएसपी इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा वृंदावन में बता दें कि राधा अष्टमी को लेकर काफी धूम देखने को मिल रही है। राधा अष्टमी को लेकर दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर बीमारी के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बरसाना में बीमारी के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसाना में राधा जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे श्रद्धालु। एसएसपी शैलेश पांडे ने भगदड़ होने जैसी घटना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बीमारी के चलते उन 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ी खबर सीधे मथुरा से आ रही है, जहां पर 2 श्रद्धालुओं की मौत की बड़ी खबर सामने आई है। राधा अष्टमी को लेकर क्या भगदड़ की वजह से ये मौत हुई है या फिर बीमारी के चलते ये मौत हुई है? अमित, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। अमित, तो ये क्या बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से कि राधा अष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं जो वहां पर पहुंचे थे उनकी मौत हुई है, तो ये भगदड़ के चलते हुई है या फिर किसी बीमारी के चलते इन 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा निशि की भगदड़ तो नहीं है, इसको भगदड़ नहीं कहेंगे। ये श्रद्धालुओं की एक की तो हार्ट अटैक की वजह से और दूसरा शुगर हाई होने की वजह से दोनों की मौत हुई है, जिसका डॉक्टरों ने भी बताया है कि इनकी मौत किस वजह से हुई है। और हालांकि भीड़ काफी है, भीड़ को प्रशासन पूरी तरीके से संभाले हुए है। हर श्रद्धालु आ रहा है और उसको आराम से दर्शन कराए जा रहे हैं। जी, और इसके अलावा हाल फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है राधा अष्टमी को लेकर? क्या भगदड़ का माहौल अभी भी बना हुआ है? जी बिल्कुल, भगदड़ का कोई माहौल नहीं है। दर्शनार्थी अपने आप आराम से दर्शन कर रहे हैं। हालांकि भीड़ का दबाव है, लेकिन लगातार प्रशासन शासन दोनों ये जनता से अपील कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग भीड़ में ना आए, जिससे कि कोई बड़ा हादसा हो सके। जी, तो इस वक्त क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एसएसपी द्वारा? जी बिल्कुल, मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है। पूरी जो मंदिर परिसर है उसको कई जोनों में बांटा गया है, जिससे कि यात्री एक तरफ से जा सकें, दूसरी तरफ से निकल सकें। ऐसे ही कई गेटों में कई व्यवस्था की गई है, जहां से आराम से श्रद्धालु ऊपर राधा रानी मंदिर पहुंच सकें और वहां से वापस दर्शन करके नीचे आ सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो आपको बता दें
बन गई। जिस वक्त अभी मथुरा से एक बड़ी खबर आई थी, अमित भार्गव हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां पर हालात क्या कुछ। आज सवेरे सुदामा चौक पे एक बाबा शायद चाय पी रहे थे बैठ करके किसी उस पे, उसके बाद वो अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई वहीं, जिसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो डॉक्टर साहब ने देखने के बाद बताया वो कार्डियक अरेस्ट था। इसके अतिरिक्त एक ब्रॉड डेड महिला और लाई गई थी, राजमणि, जो कि इलाहाबाद की थी। परिवारजनों ने बताया कि कल वो हाई शुगर की मरीज थी, उनका शुगर बढ़ा रहता था। कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और आज सुबह उन्होंने बिना कुछ खाए पिए दवाई ले ली थी शुगर की। उसके बाद वो एकदम से कोलैप्स कर गई। जब तक वो अस्पताल उनको यहाँ लाते तब। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मकान के गिरने का मामला सामने आया है। इस हादसे में कई लोगों के दबने की खबर सामने आ रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। घटना गाजियाबाद के लोनी के रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया में घटी है। लोनी कोतवाली क्षेत्र में घटी घटना को लेकर प्रशासन के सीनियर अधिकारी की नजर बनी हुई है। कई सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारी राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। मलबे को हटाकर फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, एक खबर सामने आई है जहां पर मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग इसमें मर चुके हैं। फिलहाल ये पूरा मामला आखिरकार किस दृष्टिकोण से दिखाया जा रहा है? देखिए निशी, आपको बता दूं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर स्वरूप नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक मकान था जहां जर्जर हालत में उसकी स्थिति थी और कहीं ना कहीं वहां पर जो है पटाखे बनाए जा रहे, यानी कि अवैध रूप से वहां पर पटाखे बनाने का कार्य हो रहा था उस घर के अंदर में। जब घर के अंदर में सिलेंडर फटता है जिसके बाद ये हादसा होता है। हालांकि उसमें लगभग 8 लोग दबे होने की सूचना मिलती है। स्थानीय पुलिस को मौके पर, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, जिसमें से 7 लोगों को वहां से मौके वारदात से निकाल लिया गया है। घटनास्थल से वहां से निकालकर उनको अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक बच्चे के दबे होने की अभी भी सूचना बताई जा रही है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसमें से अभी एक व्यक्ति जो है वो अभी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर किया गया है। खासतौर पर जिला प्रशासन से लेकर वहां पर सभी अधिकारी मौके पर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो बारिश आई है, बारिश आने के कारण में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी, क्योंकि अब जो मलबा है वो मलबा वहां से हटाने का प्रयास कर रही थी, जहां पर जेसीबी मशीन बुलाई गई थी। और जिसके साथ ही लगातार जो प्रशासन है वो अपनी नजर बनाए हुए है पूरी मामले पर, पूरी स्थिति पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आखिर स्थानीय प्रशासन को या स्थानीय जो वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनको क्यों नहीं पता था इस मामले में कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध रूप से बम बनाने का कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर स्काई शॉट बनाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब ये हादसा सामने आया उसके बाद ही जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर आनंद फानंद में पहुंचे हैं और लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जद्दोजहद में लगे हुए, क्योंकि अभी बारिश जो है काफी तेज हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी पूरे मामले को लेकर सीनियर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए फिलहाल अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर बाद अधिकारियों की बाइट आ जाएगी पूरे मामले पर, क्या कुछ कमियां रही वहां पर, किस वजह से ये मकान के अंदर में कौन लोग थे जो इस तरीके से बम बना रहे थे और किस कारण और किस वजह से वहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, आखिर किस चीज से वहां पर उपयोग किया जा रहा था, क्या क्या वहां पर इक्विपमेंट थे, क्या क्या चीजें थी वहां पर, वो सभी चीजें भी जांच के विषय है। उसके बाद थोड़ी देर में हो सकता है पूरा मामला सामने खुलकर आ जाए। और हाल फिलहाल मलबे में दबे होने की जो आशंका जताई जा रही है कि कितने संख्या में अभी लोग हाल फिलहाल दबे हुए हैं, तो ये आंकड़ा अभी थमने का नाम लेगा या नहीं लेगा? अभी हाल फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए फिलहाल तो अभी निशी जो बताया जा रहा है, जो परिजनों का सीधे तौर पर ये कहना है कि उनका एक बच्चा भी है, अभी वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक आखिरी बच्चा बचा है जो मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार उसको रेस्क्यू कर रही है। अगर बच्चा मिल जाता है, अब वो सकुशल होगा क्या कैसा होगा ये आने वाले समय में पता चले, क्योंकि बारिश हो रही है जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ को, स्थानीय पुलिस को भी। इसके बाद ही सामने निकल कर आएगा कि आखिर क्या वजह रही। और लगभग 8 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उसमें से एक की मौत हो गई है और अभी एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।
तो इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक बारिश हो रही है। नागपुर में शनिवार सुबह 4 घंटे के दौरान 4 इंच बारिश हुई। अंबाझरी लेक ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया। इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक 140 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राहत बचाव के लिए सेना की 2 यूनिट्स पहुंच चुकी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। बिहार में 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इसरो आज चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को जगाने के प्रयास करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार को कहा था कि अभी तक चंद्रयान से कोई सिग्नल नहीं प्राप्त हुआ है। संपर्क स्थापित करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। 14 दिनों की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। ऐसे में इसरो का स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाला था। इससे पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो ने लैंडर रोवर के रिसीवर ऑन रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर कश्मीरी राग अलापने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अरुणाचल हक काकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीरी राग अलापा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव पास करने और वहां मिलिट्री हस्तक्षेप की मांग की है। इस पर आज भारत ने करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पोर्टल गहलोत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान अब दूसरे के आंतरिक मामलों में झांक रहा है तो उसे अपने देश में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखा और उसके बाद तुरंत ये बंद कर देना चाहिए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज भारत में 5 अक्टूबर से होगा। वहीं 19 नवंबर को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। 29 सितंबर से वर्ल्ड कप में बता दें कि प्रैक्टिस मैच होंगे। वहीं भारत के पास 2011 के बाद फिर से एक बार वनडे वर्ल्ड कप अपने घर में जीतने का मौका है। बहरहाल भारत आने वाली सभी टीमों के विजय को मंजूर मिल चुकी है। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसका नेतृत्व बाबर आजम करेंगे और इसके बाद अब वीजा की भारत सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुबई जाकर खिलाड़ियों के साथ कैंप लगाने का प्लान रद्द कर दिया है। वर्ल्ड कप पहले पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। सहारनपुर में गैस रिफिल का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पूरा मामला सहारनपुर के थाना कुतुब शेर का है, जहां पर रेंज पुल के पास ये मामला था, जहां पर एक दुकान में गैस रिफिलिंग का धंधा जोरों से चल रहा था। जिसकी सूचना मिलते ही जिला पूर्ति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचकर छापा मारा, जिसे देखकर दुकान मालिक जावेद मौके से फरार हो गया। आनन फानन में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने गैस रिफिलिंग करते हुए नौकर को धर दबोचा है, जिसमें मौके से 7 अवैध गैस सिलेंडर और अन्य सामान बरामद किया गया है। हिजाब को लेकर दुनिया के कई देशों में विवाद चल रहा है। ईरान के बीते महीनों में ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की महिलाओं की मांग है कि उन्हें अपने पसंद के कपड़े पहनने दिए जाए। इसी विरोध को लेकर वे सड़कों पर हिजाब का बहिष्कार कर रही हैं। इसी बीच एक यूरोपीय देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का बैन करने की तैयारी कर ली है। देखिए खास रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लग गया है। स्विस संसद के निचले सदन ने बुर्का बैन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर मुंह, नाक और आंख ढकने वाले नकाब या बुर्के नहीं पहने जा सकते हैं। अगर फिर भी कोई इसे पहनता है तो उसे गैर कानूनी गतिविधि माना जाएगा। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन कानून के तहत चेहरा ढकने पर 1000 फ्रैंक यानी कि
92,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। स्विट्जरलैंड से पहले यूरोप के नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे देश बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंका और चीन ने देश में बुर्का बैन कर रखा है। स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या करीब 89 लाख है। इसमें से 62.6% ईसाई और 5.4% आबादी मुस्लिम है, जबकि स्विट्जरलैंड में लगभग 30% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इससे पहले सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को 2021 में एक जनमत संग्रह में मंजूरी दी गई थी। वहीं 7 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर मतदान किया था। स्विट्जरलैंड में चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध में घूंघट, बुर्का और नकाब शामिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 51.21% मतदाताओं ने फेस कवरिंग पर प्रतिबंध का समर्थन किया। स्विस कैबिनेट ने 2022 में बुर्का कानून के उल्लंघन के लिए प्रस्तावित जुर्माने की राशि को 10,000 स्विस फ्रैंक से कम करने का फैसला किया। स्विस कैबिनेट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि चेहरा ढकना कट्टरवाद राजनीतिक इस्लाम का प्रतीक है। मुस्लिम समूहों ने मतदान को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है और कानूनी चुनौती देने की बात कही है। इससे पहले यूरोप में फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया ने सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMP नेटवर्क। खालिस्तान समर्थक बिलबिलाते सिंगर शुभ के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अपनी स्टोरी पर पंजाब को भारत के नक्शे से हटाकर दिखाया था, तो अब उनका कॉन्सर्ट भारत में कैंसिल कर दिया गया तो वो गिड़गिड़ाने लगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ पर। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो पंजाबी सिंगर गाना बनाने के बाद भारतीय फैंस के पास आ जाते हैं TRP का झुंझुना लेकर और भारतीयों को ही बाद में गाली देते हैं खालिस्तान का समर्थन कर। शायद आप भूल गए हो तो हम आपको बता दें कि वही शुभ है जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में पंजाब के लिए प्रार्थना करे टाइटल से पोस्ट की थी। इसमें भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा दिखाया गया था। ये नक्शा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों के बगैर था। और अब जब शुभ को भारतीयों से पंगा लेना भारी पड़ा तो अपने फायदे के लिए लौटकर भारतीयों के पास मगरमच्छ के आंसू लेकर बिलबिलाते हुए आ गए। खालिस्तान समर्थक पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है। हालांकि उनके ये सुर उनके स्टिल रोल इन इंडिया टूर रद्द होने के बाद बदले हैं। उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर इसे लेकर पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वो अपने आने वाले भारत दौरे के रद्द होने से खासे नाराज हैं। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक विवाद के बीच कनाडाई सिंगर शुभ की भारत के नक्शे पर सोशल मीडिया पर डाली गई विवादास्पद पोस्ट पर विरोधी प्रतिक्रिया आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ही उन्होंने अपने को पाक साफ साबित करने के लिए पोस्ट लिखी है। दरअसल खालिस्तान मुद्दे के समर्थन की वजह से ही रैपर का इंडिया टूर रद्द किया गया था। इंस्टाग्राम पर अपने पेज पर रैपर ने पोस्ट किया, भारत के पंजाब से आने वाले यंग रैपर सिंगर के तौर अपने संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना मेरी जिंदगी का सपना था, लेकिन हाल की घटनाओं ने मेरी कड़ी मेहनत और प्रगति पर असर डाला है और मैं अपनी निराशा और दुख बताने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था। उन्होंने लिखा, मैं भारत में अपना दौरा रद्द होने से बेहद निराश हूँ। मैं अपने देश में अपने लोगों के सामने परफॉर्मेंस के लिए ऊर्जा से भरा हुआ और बेहद उत्साहित था। तैयारियां जोरों पर थी और मैं पिछले 2 महीनों से पूरे मन और आत्मा से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं बहुत उत्साहित और खुश भी था।
लेकिन मुझे लगता है कि नियति की कुछ और ही योजनाएं थी। शुभनीत ने अपनी पोस्ट में आगे जोड़ा, भारत मेरा भी देश है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरे गुरुओं और पूर्वजों की धरती है जिन्होंने अपनी देश की आजादी, वैभव और देश के परिवारों के लिए बलिदान देने में पलक तक नहीं झपकाई थी। और पंजाब मेरी आत्मा है, पंजाब मेरे खून में है, जो भी मैं आज हूँ मैं पंजाबी होने की वजह से हूँ। आगे लिखा कि पंजाबियों को देशभक्त का सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, इतिहास के हर मोड़ पर देख ले, पंजाबियों ने इस देश की धरती की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसलिए ये मेरा विनम्र निवेदन है कि हर एक पंजाबी को देश विरोधी और अलगाववादी का नाम देने से बाज आए। खालिस्तान समर्थक पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह ने अपनी पुरानी पोस्ट पर सफाई देते हुए इंस्टा पर लिखा, मेरी स्टोरी पर इस पोस्ट को दोबारा शेयर करने के पीछे का मेरा मकसद केवल पंजाब के लिए प्रार्थना करने का है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि पूरे राज्य में बिजली और इंटरनेट बंद है। उन्होंने लिखा, मेरा ऐसा करने के पीछे और किसी भी तरह का विचार नहीं था और पक्के तौर में किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि सभी इंसान एक जात और एक ही है और मुझे सिखाया है कि डरना नहीं है, धमकाने में नहीं आना है। यही पंजाबियत है। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। मैं और मेरी टीम जल्द ही बड़े और मजबूत सपने के साथ आएगी। खैर, ये होना तो तय था, क्योंकि आधे से ज्यादा पंजाबी खालिस्तानी समर्थक सिंगर अच्छे से जानते हैं कि उनके गाने हिट भारतीय ही करते हैं। अभी तो शुभ के तेवर में बदलाव आया है। आगे देखना ये होगा कि और कितने खालिस्तानी समर्थक सिंगर के सुर बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा AMV नेटवर्क।